रात का भयावह सन्नाटा चारों ओर व्याप्त था। चांद बादलों के साथ लुका छिपी खेल रहा था। सन्नाटे को उन डरावनी आवाज़ों ने भंग किया जो बिखरे बाल वाली उस लड़की के मुंह से निकल रही थी। इस समय वह एक जंगल के बीचों बीच मौजूद खंडरनुमा इमारत के सामने खड़ी थी। चेहरे पर शैतानियत नाच रही थी। उसके इरादे नेक नहीं लग रहे थे। डरावनी आवाज़ निकालते हुए वह उस खस्ता हॉल इमारत में घुसती चली गई। अंदर कुछ प्रकाश सा दिखाई दे रहा था और 2-3 आदमी बैठे दारू और मीठ से हाथ साफ कर रहे थे। उनमें से एक की नज़र जब दरवाजे पर मौजूद उस काली परछाई पर पड़ी तो वह डर के मारे बोल पड़ा, कौन है वहाँ? दूसरा बोला, कहीं कल्लू तो नहीं? कुत्ते की तरह सूंघता आ गया होगा यहाँ। उसकी इस बात पर तीनों हंसने लगे, मगर यह हंसी उनकी आखिरी हंसी साबित हुई, क्योंकि उस डरावनी चुड़ैल औरत ने अपने नुकीले नाखून उनमें से एक के पेट में घुसा दिए। हलक फाड़ कर चीखा वह और उसके जिस्म से खून का फव्वारा फूट पड़ा। यह हौलनाक नज़ारा देख वहाँ मौजूद दूसरे लोगों की घिग्गी बंध गई। उनमें से एक तो चीखता हुआ बाहर की तरफ भागा, मगर दूसरे की किस्मत शायद इतनी अच्छी नहीं थी। एक को निपटा कर वह चुड़ैल बचे हुए उस दूसरे आदमी पर झपटी। उस मौत की बला से बचने के लिए उसने आखिरी कोशिश के रूप में हमले का विकल्प चुना। उसने जल्दी ही वहाँ रखी बोतल को ज़मीन पर मारकर फोड़ लिया। जैसे ही चुड़ैल उस पर झपटी, खच की आवाज़ हुई और बोतल का पैना कांच उसके पेट में जा घुसा। नहीं की जोर की आवाज़ के साथ माया अपने बिस्तर पर बैठी। उसका शरीर पसीने से तरबतर था। सांसें बहुत तेज चल रही थी, जैसे वे कहीं दूर से दौड़ कर आई हो। उसने जल्दी से लाइट जलाई, इधर उधर देखा, सब कुछ ठीक है। उसे यकीन हुआ कि वह घर पर ही है। जो कुछ देर पहले हुआ था वह एक सपना था, बहुत डरावना सपना, ऐसा भयानक सपना जिसमें वह खुद को चुड़ैल के रूप में देख रही थी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल हॉरर ट्रेल्स पर। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मेरी कहानी सुन रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है माया। सुबह उसने अपने माता पिता से अपने सपने के बारे में जिक्र किया। वे थोड़े चिंतित हो उठे, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि पिछले 1 महीने में कई बार माया को इस प्रकार के डरावने सपने आ रहे थे। शुरू में तो माया ने इनको साधारण सपने ही समझा, लेकिन बार बार ऐसे भयानक सपने आना कहीं अनहोनी का संकेत तो नहीं है, या फिर इन सपनों के जरिए कोई आत्मा उसको कुछ बताना चाहती है। यह सब सोचते हुए उसने इस सपने का जिक्र अपनी माँ से किया। उसके बाद माँ बेटी एक मनोचिकित्सक के पास गई, जिसका नाम शहर के जाने माने मनोचिकित्सक में शुमार था। उनका नाम था डॉक्टर मनोहर गुप्ता। उन्होंने कुछ दवाई और कुछ महत्वपूर्ण सलाह दी, मगर डॉक्टर से मिलने के बाद 1 हफ्ते बाद ही आज फिर माया को एक भयानक सपना आ चुका था। अब माया के पापा को उनके मित्र ने सलाह दी कि वे किसी पैरानॉर्मल विशेषज्ञ से इस विषय पर सलाह मशवरा करें तो थोड़ा बेहतर होगा। और वह एक ऐसे आदमी को जानते भी थे जो भूत प्रेतों और भटकती आत्माओं के विषय में कुछ बातें समझते थे और जानते थे। उनका नाम था बल भिक्षु, जो किसी तांत्रिक जैसा पहनावा पहनते थे। उन्होंने बताया, यह कोई भटकती रूह है जिसका कोई न कोई नाता माया से रहा होगा, और यह सपने आना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि वह आत्मा कुछ चाहती है। मगर अभी यह नहीं कहा जा सकता कि वह आत्मा माया का कुछ बिगाड़ना चाहती है या नहीं। मगर एक बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि समय के साथ साथ इन सपनों का बुरा असर माया के जीवन पर पड़ सकता है। यहाँ तक कि एक ऐसा समय भी आ सकता है कि इन्हें सपने और हकीकत में फ़र्क महसूस न हो, और इस हालत में यह कुछ गलत भी कर सकती है। इन सब का स्थायी इलाज फ़िलहाल तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ हद तक
यह काबू में करने के लिए मैं एक ताबीज़ दे रहा हूँ। जब तक यह माया के पास रहेगा वह आत्मा इसका कोई अहित नहीं कर सकेगी। अगले दिन ही माया ने अपूर्व को यह बात बताई जो उसके साथ पिछले कुछ समय से घट रहा है। पूर्व माया का होने वाला पति था, सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अचानक से ही यह रहस्यमयी और डरावने सपनों का आगमन माया की ज़िंदगी में एक हलचल बन चुका था। मगर अपूर्व ने साफ कह दिया था, कुछ भी हो जाए वह हरदम माया के साथ। माया के मम्मी पापा आज बाजार गए हुए थे। वह घर पर अकेली ही थी, कुर्सी पर बैठे हुए एक किताब पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चल पाया। उसकी आंख तब खुली जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बर्फ़ का कोई टुकड़ा उसके कंधे पर रख दिया हो, इसलिए उसकी नींद जल्दी खुल गई। उसने चौंक कर इधर उधर देखा, नज़र दौड़ाई, वहाँ उसके सिवा कोई नहीं था। वह दोबारा आंखें बंद करने ही वाली थी कि अचानक उसे किचन में से कोई बर्तन गिरने की तेज़ आवाज़ हुई। चौंक कर वह कुर्सी से उठ गई और किचन की तरफ बढ़ने लगी। जब उसने किचन के भीतर झांका तो वह हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ कोई औरत खड़ी थी जिसके बाल बिखरे हुए थे। एक पल को वह चौंक सी गई। वह उस औरत को पहचानने का प्रयास करने लगी। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आई हो? उस रहस्यमयी औरत ने जब अपने चेहरे पर से बाल हटाए तो उसकी सूरत देखकर वह चौंक पड़ी। नंदिनी तुम? हाँ, वह नंदिनी ही थी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त जो स्कूल और कॉलेज में भी उसके साथ पढ़ी थी। मगर फिर एक दिन रहस्यमय तरीके से वह कहीं गायब हो गई थी। वह एकाएक यहाँ कैसे आ गई? उसे उसके सवालों के जवाब मिलते उससे पहले ही नंदिनी ने ज़ोर से उसका हाथ पकड़ा और बाहर खींचने लगी। ये तुम क्या कर रही हो नंदिनी? मुझे कहाँ ले जा रही हो? माया चीखी, लेकिन उसके चीखने और चिल्लाने का असर नंदिनी पर नहीं हो रहा था। और फिर वह कुछ ही समय बाद आश्चर्यजनक रूप से उसी खंडर के सामने थी जो कई बार पहले भी उसके सपनों में आ चुका था। वह चौंक पड़ी कि यह सब सपना है या हकीकत। इसी उलझन में पड़ी थी कि तभी उसके सामने डरावनी शक्ल के साथ नंदिनी एकदम से आ गई। उसका शरीर हरे रंग का था, आंखों से जैसे क्रूरता बरस रही थी। पहली बार माया ने उसकी डरावनी आवाज़ सुनी, यहाँ आना ही होगा तुझे हर हाल में, वरना तेरा चैन सुकून सब कुछ छीन लूँगी। मेरे गुनाहगारों को मारना ही होगा, मैं बदला ज़रूर लूँगी। यह कहकर वह हंसने लगी, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसकी शैतानी हंसी से माया का दिल दहल उठा। वह वहाँ से भागना चाहती थी, मगर जैसे उसके पैर जाम हो गए थे। हर पल नंदिनी का रूप और भयानक होता जा रहा था। माया डर से चीखना चाहती थी, मगर दहशत उस पर कुछ इस तरह से हावी थी कि वह उसके मुंह से बस गूं गूं की आवाज़ ही निकल रही थी। शरीर पसीने से तरबतर था। माया माया जब उसकी आंखें खुली तो उसे कोई बुरी तरह से झंझोड़ रहा था। माया जब कुछ समझने के लायक हुई तो उसने अपने आप को अपनी माँ के सामने पाया जो उसे नींद से जगा रही थी। जल्द ही माया समझ गई वह फिर से एक भयानक सपना देख रही थी। अब की बार वह माँ से लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माँ ने उसे हौसला देते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, तू चिंता मत कर। अगले ही दिन माया और अपूर्व नंदिनी के माँ बाप के पास गए और माया ने नंदिनी की माँ से नंदिनी के बारे में पूछा कि आंटी, नंदिनी के बारे में पुलिस क्या कहती है। निराशा और आंसुओं के साथ उन्होंने बताया कि शुरू में तो पुलिस ने सरगर्मी से नंदिनी की तलाश की, लेकिन धीरे धीरे उसकी गुमशुदगी फाइल में दब गई। मगर आज उस घटना के इतने दिन बाद तू उसका जिक्र क्यों कर रही है? क्या तुझे नंदिनी के बारे में कुछ पता चला है? नहीं आंटी, मगर नंदिनी बार बार मुझे सपने में दिखाई देती है, जैसे वह मुझे कुछ बताना चाहती है। जब माया ने उनको सब कुछ सच बताया तो उनके मुंह से आह निकल गई। लगता है मेरी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। मगर
एक बार उसका चेहरा दिख जाए, बस जिंदा हो या मुर्दा हो। यह कहकर नंदिनी की मां रोने लगी। उनके पति ने उसको संभाला। अपूर्व और माया वहाँ से निकल गए। अब अगला ठिकाना उनका पुलिस स्टेशन था। वहाँ जाकर उन्होंने नंदिनी के विषय में पूछताछ की, मगर इंस्पेक्टर रोशन तनेजा ने स्पष्ट कह दिया, देखो भाई, इस तरह के हज़ारों केस हर साल फाइलों में दर्ज होते हैं और उनमें से आधे भी कभी हल नहीं हो पाते। कारण पता है क्या है? आजकल ये लव शव के चक्कर में पड़कर लड़कियां घर से चली जाती हैं और फिर उनके घर वाले समझते हैं कि उनकी बेटी को किसी ने गायब कर दिया। आप ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकते हैं इंस्पेक्टर साहब? अपूर्व ने नाराज़गी से कहा। अगर आप पुलिस को उनकी जिम्मेदारी नहीं समझाएं तो बेहतर रहेगा जनाब, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। अब माया वहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी। वह अपूर्व को लेकर वहाँ से निकल गई। अब जो कुछ भी करना है उन्हें खुद ही करना है, यह सोचकर उसने मन में कुछ ठान लिया और अपूर्व को कहा, क्या हम मेरे सपनों में दिखाई देने वाले उस खंडर का पता नहीं लगा सकते? मैं समझती हूँ कि अगर हम उस जगह को खोज लें तो बहुत कुछ पता चल सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है नंदिनी और उस खंडर का कुछ गहरा संबंध है। इस प्रकार की बातें करते हुए वे जब दोनों कार में सवार होकर चल पड़े, उस घटना से कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन से हवलदार भानु ने किसी को फ़ोन मिलाकर कहा, एक लड़की और एक लड़का आज नंदिनी के बारे में बड़ी पूछताछ कर रहे थे। मैंने सोचा कि आपको बता देना चाहिए। तूने बड़ा अच्छा किया भानु। दूसरी तरफ से भारी आवाज़ उभरी, ये गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले कौन पैदा हो गए हैं? अभी कुछ करना पड़ेगा इनका तो। उधर अपूर्व के घर पर मौजूद माया ने अपूर्व से कहा कि इसके सिवा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। अपूर्व, हमें उस खंडर को खोजना ही पड़ेगा। कुछ सोचते हुए अपूर्व ने अपना फ़ोन निकाला और आसपास की जगहों को जानकारी गूगल पर खोजने लगा, जहाँ कोई जंगल हो और उसके साथ में पुराना किला या इमारत हो। उसने 3-4 जगह ऐसी नोट की और अगले दिन सुबह ही उनकी खोज में निकलने की तैयारी की। अगले दिन दोपहर के 12 बजे तक वे दोनों 2 जगहों पर जा चुके थे, मगर उनमें से कोई भी जगह माया के सपनों वाली जगह नहीं थी। अब बस एक और जगह जाकर बाकी की खोज कल करने की सलाह बनाकर वे अंतिम जगह चल पड़े, जो उनके शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित थी। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने देखा कि वहाँ एक अच्छा खासा जंगल था। थोड़ा और भीतर जाने पर माया को लगा कि यह जगह कुछ जानी पहचानी से लग रही है। लगभग आधा घंटा इधर उधर घूमने के बाद वे दोनों एक खंडर नुमा इमारत के सामने खड़े थे। हैरत से देखते हुए माया बोल पड़ी, यही स्थान है जो मुझे बार बार सपनों में दिखाई देता है। तो फिर अंदर चले क्या? अपूर्व ने कहा। उसकी इस बात से माया ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसको कुछ डर भी लग रहा था कि पता नहीं अंदर क्या हो। मगर इतना खोजने के बाद अब यह जगह मिली है, तभी वापस लौट भी नहीं सकते थे। वे दोनों अंदर बढ़ चले। अंदर बहुत से खस्ता हाल कमरे पड़े थे, जो मकड़ियों के जालों और धूल से अटे पड़े थे। दिन के उजाले में भी यह जगह रात होने का आभास देती थी। एक जगह अंधेरा इतना ज़्यादा था, अपूर्व ने अपना फ़ोन निकाला और उसकी टॉर्च से उजाला किया। मगर जब उसने उजाला किया तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ पर माया नहीं थी। हैरान परेशान होकर वह उसे ढूंढने लगा। हर पल उसके दिल में बुरे ख्याल आ जा रहे थे। वह चीख पुकार कर उसे आवाज़ें लगाने लगा, मगर कोई फ़ायदा नहीं। आखिर वह कहाँ चली गई? अभी वह सब सोच ही रहा था कि उसके सिर पर पीछे से एक वार हुआ। वार इतना ज़बरदस्त था कि अपूर्व की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर गया। आखिर किसने किया होगा यह हमला? कहाँ गई होगी माया? यह सब हम जानेंगे इस कहानी के दूसरे भाग में। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।